Welcome friends in today's session of Business Regulatory Framework subject. We are going to discuss today one of the most important doctrine of the public documents called Memorandum and Articles of Association. The most important doctrine, that is the doctrine of indoor management, the principle of internal management. So today we are going to cover in this session what exactly is the doctrine of indoor management, आंतरिक संचालन का सिद्धांत क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे कंपनी के लिए। ये सिद्धांत किसके लिए उपयोगी है, क्या ये कंपनी के फेवर में है, क्या ये आउटसाइडर के फेवर में है, इसके एक्सेप्शंस क्या है वो भी हम देखेंगे। यानी कब ये सिद्धांत नहीं लागू होता है कंपनी के ऊपर, हम इसका उपयोग करना चाहते हैं तो ये नहीं हो पाएगा। वी कैन नॉट अप्लाई दिस डॉक्ट्रिन ऑन कंपनी। इसके एक्सेप्शंस क्या है उसकी भी हम चर्चा करेंगे आज के सेशन में। क्या अब छूटछाट दी गई है इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के अंदर, सिद्धांत के अंदर, ये भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सिद्धांत को समझ लें, ये डॉक्ट्रिन को समझ ले, ये प्रिंसिपल को समझ ले कि आंतरिक संचालन जो कंपनी को करना है, इंडोर मैनेजमेंट जो कंपनी को करना है, वो कैसे करेगी, इसका प्रिंसिपल क्या है, रूल क्या है, सिद्धांत क्या है। आर्टिकल्स ऑफ कंपनी गिव पावर्स टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बिसाइड्स लेइंग डाउन रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर। डायरेक्टरों को पावर कहाँ से मिलता है काम करने के लिए? उनकी कोई बैटरी होती है कि बैटरी चार्ज कर दी उनको पावर मिल गया? नहीं सर, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर इसकी मदद से डायरेक्टरों को पावर एक तरीके से दिया जाता है और उसके हिसाब से वो काम करते हैं। वाट एवर द पावर्स आर गिवन टू द डायरेक्टर्स, उसके बेसिस पे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके, जो भी प्रोसीजर बोली गई आर्टिकल्स के अंदर, वो प्रोसीजर को फॉलो करके वो काम करते हैं। डायरेक्टर्स है कौन? हु आर डायरेक्टर्स? सर, डायरेक्टर्स आर द ऑफिशियल पर्सन हु रन्स कंपनी, हु फंक्शंस कंपनी। कंपनी चलाने वाला बंदा जो है वो डायरेक्टर है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तो आप आगे समझ पाएंगे। यानी ही इज द ऑथोराइज्ड पर्सन टू रन द कंपनी, ही इज द ऑफिशियल पर्सन टू रन द कंपनी, ये माइंड में होना चाहिए आपके पहले। तो आर्टिकल्स उन्हें पावर देती है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की मदद से उन्हें पावर मिलता है कि आप ये काम करिए, लेकिन ये रूल्स है, इसका ध्यान रखिए, ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया के हिसाब से आप काम करिए, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। Outsiders have a right to assume that the rules and procedures are being followed by the company in their regular exercise of the internal proceedings of the company, and that the directors are dealing within the authority and the rules laid down. हमने इससे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ा था। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या था मैंने कहा, वैसे वहाँ एजम्पशन किया जाता है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पब्लिक ने पढ़े हुए हैं। यानी जो भी बंदा कंपनी के साथ व्यवहार कर रहा है, द आउटसाइडर हु इज ट्रेडिंग और डीलिंग विद द कंपनी, ही इज हैविंग नॉलेज, ही इज नोइंग वेरी वेल द मेमोरेंडम एंड द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। वहाँ ऐसा एजम्पशन किया जाता है कि जो भी बंदा कंपनी के साथ व्यवहार कर रहा है उसने ये दोनों डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़े, तभी वो व्यवहार कर रहा है। वहाँ ये एजम्पशन किया जा रहा है, और ये एजम्पशन जो है वो कंपनी की फेवर में, लेकिन आउटसाइडर के अगेंस्ट है। आउटसाइडर का अगर कोई नुकसान हुआ तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की मदद से कंपनी के फेवर में जजमेंट चला जाएगा। उसके बेसिस पे कंपनी अगर चाहे तो आर्ग्यूमेंट कर सकती है इस तरीके। लेकिन आउटसाइडर भी तो कुछ एजम्पशन कर सकता है, जैसे कंपनी एजम्पशन कर रही है तो वैसे ही बाहर की व्यक्ति जो कंपनी से व्यवहार कर रही है, ट्रेड कर रही है, डीलिंग कर रही है, तो वो भी तो एजम्पशन कर सकता है ना। वो क्या एजम्पशन करेगा? वो ये एजम्पशन करेगा कि आर्टिकल्स के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे गए हैं, जो भी प्रोसीजर बताई गई है, वो प्रोसीजर कंपनी के डायरेक्टर्स फॉलो करते होंगे। डायरेक्टर्स को जो अथॉरिटी दी गई है उस अथॉरिटी के बेसिस पे उससे जो रूल्स रखे गए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अंदर, वो रूल्स को फॉलो करके, उनका पालन करके, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके आगे की कार्यवाही करते होंगे, इंटरनल प्रोसीडिंग्स।
आंतरिक कार्यवाही करते होंगे, प्रक्रिया करते होंगे। ऐसा एजम्पशन कौन कर सकता है? आउटसाइडर। आगे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन टू रीड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। ये हमने कंस्ट्रक्टिव नोटिस में पढ़ा हुआ है कि हर एक बंदे को, जो भी बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, कंपनी के साथ व्यवहार कर रहा है, उसने ये दोनों चीजें पढ़ी हुई होनी चाहिए, उसकी ड्यूटी है। बट ही इज नॉट बाउंड टू इंक्वायर इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में वो पंचायत नहीं करेगा, वो इंक्वायरी नहीं करेगा, उतना वो फ्री भी नहीं है। बाहर वाला बंदा, क्रेडिटर हो, बाहर वाला आउटसाइडर यानी कौन? क्रेडिटर हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला बंदा हो, बैंक्स हो सकती है लोन देने के लिए। तो ये सब जो कंपनी के साथ व्यवहार करते हैं आउटसाइडर्स, वो इंटरनल अफेयर्स में जाके वो इंक्वायरी नहीं करने वाले हैं, और उतना टाइम भी नहीं होता है किसी के पास। So he is not bound to inquire into the internal affairs of the company whether they are being conducted in accordance with the articles of company। यानी इंटरनल प्रोसीडिंग्स जो की जा रही है, आंतरिक कार्यवाही जो कंपनी कर रही है, यानी जैसे मीटिंग बुलाना होता है तो मीटिंग बुलवाई, मीटिंग के अंदर सारे मेंबर्स प्रेजेंट हैं, मीटिंग्स के अंदर सबका कंसेंट लिया गया कि नहीं, मीटिंग के अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया कि नहीं, वगैरह वगैरह। ये हो गए इंटरनल प्रोसीडिंग्स का एग्जैक्ट मीनिंग। तो ये सब इंटरनल प्रोसीडिंग्स, इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी के लिए कोई फ्री नहीं है। बाहर वाला फ्री नहीं है कि हर एक मीटिंग में जाके पहुंच जाए, देखे कंपनी सच में रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम कर रही है, आर्टिकल्स के अंदर जो लिखा गया उसके हिसाब से काम हो रहा है, उसी की तरह से कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट हो रहा है, कंपनी फंक्शन कर रही है इसी तरीके से। So nobody is free in that case. Nobody is bound to inquire into the internal matters, internal affairs of the company every now and then। हर एक मीटिंग में, हर एक मैटर में जाके नहीं पहुंच जाना है हमने, और ये पॉसिबल भी नहीं है आप हर मीटिंग में, हर मैटर में जाके पहुंच जाओ। He has a right to assume that internal proceedings, right to assume। अभी यहाँ पे आउटसाइडर को भी हक है assumption करने का। क्या assumption करेगा वो? That the internal proceedings and the affairs of the company are being regularly carried on in accordance with the rules and regulations। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में assumption किया जा रहा था कि ये दोनों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बंदे ने पढ़ा होगा, आउटसाइडर ने पढ़ा होगा और बाद में व्यवहार किया होगा। नहीं भी पढ़ा है तो मान लिया जाता है पढ़ा है और व्यवहार किया है, और उस व्यवहार से अगर बाहर की व्यक्ति को कोई नुकसान हो जाता है तो कंपनी उसके लिए लायबल नहीं है। ये हमने डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में पढ़ा। ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस की लिमिटेशन क्या है? यही लिमिटेशन है, आगे की लिमिटेशन ये है कि जैसे कंपनी एजम्पशन कर रही है तो बाहर वाला भी एजम्पशन करेगा। क्या एजम्पशन करेगा? कि कंपनी ने जो भी इंटरनल प्रोसीडिंग्स करनी होगी वो कंपनी करती ही होगी। मीटिंग बुलवानी होगी तो मीटिंग बुलवाई होगी, मीटिंग बुलवाने के लिए नोटिस भेजनी होगी तो नोटिस भेजी होगी, मेंबर्स प्रेजेंट रहे होंगे, मेंबर्स ने कंसेंट दिया होगा, मेंबर्स ने रिसोल्यूशन पास किया होगा। मैं थोड़ी ना हर बार देखने जाऊंगा क्या सच में रेगुलरली इंटरनल प्रोसीडिंग्स हुई थी और उसमें सारी चीज़ों का पालन किया गया था, सारे रूल्स को फॉलो किया गया था और उसके बाद कोई डिसीजन लिया गया था। तो ये एजम्पशन आउटसाइडर कर सकता है। दिस लिमिटेशन टू डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कौन सी लिमिटेशन है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का एजम्पशन जैसे कंपनी कर सकती है वैसे आउटसाइडर कर सकता है। तो ये जो लिमिटेशन है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की, इट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये जो हमने पैराग्राफ यहाँ कवर किया है, यही इंडोर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, जहाँ इंटरनल प्रोसीडिंग्स का अजम्पशन आउटसाइडर कर सकता है। तो कंपनी ने जो भी काम करना होगा वो कंपनी ने किया होगा, और जो भी डायरेक्टर्स है यानी कि ऑफिशियल पर्सन है उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके इंटरनल प्रोसीडिंग्स की होगी, कोई शॉर्टकट नहीं मारा होगा। आगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे दोनों कॉन्सेप्ट को। एग्जैक्टली डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है और एग्जैक्टली डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है। Doctrine of constructive notice throws a burden on people entering into contracts with a company by making presumption that they would have read the company's memorandum and articles, even though they might not have actually read them।
डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का बेस क्या है? यही बेस है कि कंपनी के साथ जो भी बंदा व्यवहार कर रहा है वहां प्रिजम्पशन किया जाता है। कौन प्रिजम्पशन कर रहा है? कंपनी प्रिज्यूम कर सकती है, लॉ प्रिज्यूम कर रहा है, पहले से ही धारणा कर रहा है लॉ कि जो भी बंदा कंपनी के साथ व्यवहार कर रहा है उन्होंने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के दस्तावेज पड़े हुए हैं, कंपनी का ऑब्जेक्ट वो जानता है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी की हर एक मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, यानी कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, कंपनी का कितना कैपिटल है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, यानी वो सारी चीजें उसने पढ़ी हुई है, समझी हुई, प्रोसेस भी समझा हुआ है, कौन से इंस्ट्रूमेंट पे किसकी सिग्नेचर होनी चाहिए ये सारी बातें भी उसने पढ़ी हुई है, कितने बंदों की सिग्नेचर होनी चाहिए वो भी उसने पढ़ा हुआ है। तो ये नहीं भी पढ़ा होगा तो माना जाएगा, एज्यूम किया जाएगा कि पढ़ा हुआ है। सो कंपनी की हर एक डॉक्यूमेंट से वो परिचित है और कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर वाला भी परिचित है, ऐसा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एज्यूम करता है, यानी ये कंपनी की फेवर में। ऐसा प्रिजम्पशन अगर किया जाता है, इट इज इन फेवर ऑफ कंपनी, कंपनी को नुकसान नहीं होगा, नुकसान बाहर वाले को होगा। अगर उसने ब्लाइंडली कोई ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ कर लिया, जैसे कि बॉन्ड्स खरीद लिए कंपनी के, और कंपनी के बॉन्ड्स पे दो जनों की साइन होनी चाहिए, दो में से अगर एक की साइन हुई और वो बॉन्ड उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं है। तो ये ऐसे हम केसेस भी देख चुके हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर। सो इट इज इन फेवर ऑफ कंपनी बट इट इज अगेंस्ट आउटसाइडर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसके लिए फेवरेबल है? कंपनी के लिए फेवरेबल। वैसे ही जैसे कंपनी को बचाया जा रहा है तो बाहर वाले ने क्या गुनाह किया है, उसको भी बचाया गया, उसको भी प्रोटेक्ट किया गया, उसको भी सेफ्टी दी गई है। वो सेफ्टी कहाँ से मिली, कैसे मिली? सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से उनको प्रोटेक्ट किया गया है, ये सिद्धांत से उनको बचाया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ऑन द अदर हैंड अलाउस ऑल दोज हु डील्स विद द कंपनी टू एज्यूम दैट द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड बाय द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ बचाया गया है, किनको बचाया गया है? बाहर वालों को। जो भी कंपनी के साथ डीलिंग कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, सौदा कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, वो लोग भी एजम्पशन कर सकते हैं। क्या एजम्पशन कर सकते हैं? कि जितनी भी प्रोविजंस है आर्टिकल्स की वो सारी ऑब्जर्व की गई है, यानी फॉलो की गई है। जो भी ऑफिशियल पर्सन है, जो भी कंपनी को चलाने वाले बंदे हैं, ऑल द ऑफिशियल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉलो the rules and regulations, to follow the provisions of the articles, and accordingly they are supposed to make the contracts with the outsiders। तो ये तो उन्होंने किया ही होगा, ऐसा बाहर वाला एज्यूम कर सकता है कि जो भी प्रोसीजर होगी वो कंपनी के एम्प्लॉयज ने, ऑफिसर्स ने की होगी, उसके बाद ये काम हुआ होगा, ऐसा अजम्पशन बार वाला। सो दस द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज ऑपोजिट टू डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। पूरा उल्टा है, मैंने पहले ही बताया आपको, पूरा रिवर्स है। ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में कंपनी एज्यूम कर रही है और यहाँ पे कौन एज्यूम कर रहा है? आउटसाइडर एज्यूम कर रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है इट इज इन फेवर ऑफ कंपनी, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है इट इज इन फेवर ऑफ आउटसाइडर्स। तो ये बेसिक्स अगर आपके क्लियर होंगे तो आप इसको आसानी से लिख पाएंगे एग्जाम में। तो वही आपका जो मेन सोल है, मेन पॉइंट है, कोर पॉइंट है, वो आप समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। और द एसेंस ऑफ द रूल, द मेन पॉइंट, द कोर पॉइंट ऑफ द रूल इज दैट the person dealing with the company are not bound to inquire into the regularity of the internal proceedings and will not be affected by irregularity of which they had no notice। नोटिस मिली है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बेसिस पे नोटिस मिली है, तो किस चीज की नोटिस मिली है? कि भाई ये दो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने पढ़े होंगे, ये नोटिस मिली, इसके अलावा और कोई नोटिस नहीं वैलिड मानी जाएगी। वो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, कंस्ट्रक्ट की हुई नोटिस है, रचनात्मक नोटिस है, यानी एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की गई है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, बिना बोले काम हो गया, बिना पढ़े आपने पढ़ लिया, ऐसा मान रहे हैं, यानी एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी हो गई। लेकिन फिर भी वो वैलिड माना जाता है, कुछ केसेस में उसको वैलिड माना गया है, कंपनी के फेवर में जजमेंट आया है कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात करें तो। लेकिन हर बार ऐसी पॉइंट नहीं चलेगी।
कि हर हर पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कंपनी ऐसा अपना बचाव नहीं कर सकती है कि भाई ये तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, इतना तो उनको पता ही होना चाहिए था, इन्होंने क्यों फॉलो नहीं किया रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हर बार कोई भी इंटरनल प्रोसीडिंग्स हो रही है तो हर बार कोई बंदा यानी कि आउटसाइडर जो है कंपनी के पास पहुंचेगा नहीं देखने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए क्या सच में इंटरनल प्रोसीडिंग्स सही तरीके से हुई है, रेगुलरली हुई है, उसमें रेगुलरिटी फॉलो की गई है। यानी जैसे मैंने आगे बताया कि सभा बुलानी है मीन्स मीटिंग बुलवानी है तो मीटिंग बुलवाई गई, नोटिस भेजी गई, मेंबर्स प्रेजेंट थे, कंसेंट दिया, रेसोल्यूशन पास किया, सब ये रेगुलरली हुआ, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई इरेगुलरिटीज नहीं हुई है, इसमें से एक आध पॉइंट मिस नहीं हो गया है ना कि भाई 100 मेंबर थे उसमें से 50 को ही बुलाया, 50 को ही मैसेज भेजा, नोटिस भेजी, ऐसा तो नहीं है ना, कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है ना। ये देखने का टाइम हमारे पास नहीं, आउटसाइडर के पास नहीं। वो प्रिज्यूम करेगा, एज्यूम करेगा कि कंपनी को जो कार्य करना है वो कंपनी करेगी, इसमें मुझे डापण करने की जरूरत नहीं है, मुझे इसमें पंचायत करने की जरूरत नहीं है, मुझे बार बार देखने जाने की जरूरत नहीं है क्या कंपनी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। एन आउटसाइडर इज एज्यूम्ड टू नो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की रचना, कंपनी का बंधारण, कंपनी की स्ट्रक्चर, कंपनी के ऑब्जेक्ट, कंपनी की रजिस्टर ऑफिस, कंपनी का नाम, कंपनी के मेंबर्स, कंपनी की लायबिलिटी, ये सब समझने की कोशिश वो कर सकता है। ये प्रिज्यूम भी किया जा सकता है कि कंपनी की रचना के बारे में उसे पता है, कंपनी का बंधारण उसे पता है, कंपनी का स्ट्रक्चर उसे पता है, कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल उसने पढ़ा है। इतना प्रिजम्पशन ठीक है, यहाँ तक का प्रिजम्पशन ठीक है। लेकिन जो दरवाजे उसके लिए बंद है और दरवाजे के अंदर बंद करके क्या कंपनी कर रही है, इंटरनल मेंबर्स मीटिंग के अंदर क्या बातचीत कर रहे हैं, इससे हम अनअवेयर हैं और वो हम देखने भी नहीं जाने वाले हैं बार बार। तो जो आर्टिकल्स और मेमोरेंडम के बारे में प्रिजम्पशन है वो सही प्रिजम्पशन, इतना प्रिजम्पशन ठीक है कंपनी का। लेकिन हम ये भी अगर प्रिज्यूम कर लें कि हर एक बात बाहर वाले को भी पता है, जबकि बात अंदर अंदर हो रही है, इंटरनली हो रही है कंपनी की, और ये इंटरनल बातें भी बाहर वाले को पता है, तो ये प्रिजम्पशन सही प्रिजम्पशन नहीं है। आपका घर है, आपके घर के अंदर क्या बातचीत हो रही है, फैमिली मेंबर्स के अंदर झगड़ा भी हो रहा है तो झगड़ा सिर्फ आप तक सीमित होगा, हर एक बंदे को थोड़ी ना पता होगा आजू बाजू वाले को कि आपके घर में क्या हो रहा है। झगड़े के भी दो स्वरूप है, आप अगर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के झगड़ा करोगे तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे झगड़ा करोगे, छोटी छोटी आवाज में झगड़ा करोगे, थोड़ी ना मोहल्ले को पता चलने वाला है कि आपने क्या कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की है, इंटरनली आप क्या कर रहे हो। तो कुछ वैसी ही बात यहाँ पे हो रही है कि इंटरनली खिचड़ी क्या पकाई है कंपनी ने क्या पता। इसलिए इंटरनल प्रोसीडिंग्स के बारे में हम एजम्पशन ही कर सकते हैं कि कंपनी ने जो करना था वो कंपनी ने किया होगा प्रोसीजर में, वहाँ हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और हम देखेंगे भी कैसे, जो दरवाजे हमारे लिए बंद पड़े हुए हैं, जो दरवाजे हमारे लिए खुले नहीं है, तो हमको क्या पता कि क्या हो रहा है बंद दरवाजे के अंदर, कंपनी क्या कर रही है, प्रोसीजर कर रही है सही तरीके से कि नहीं। So an outsider is presumed to know the constitution of the company, which is okay, which is valid, but not what may or may not have taken place within the doors that are close to him. तो दरवाजे उसके लिए बंद पड़े हैं और बंद करके इंटरनली वो लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या प्रोसेस कर रहे हैं, हमें क्या मालूम। तो ये एजम्पशन गलत माना जाएगा और कंपनी के फेवर में नहीं आएगा, ये आउटसाइडर की फेवर में रहेगा। इन शॉर्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स आउटसाइडर्स अगेंस्ट द कंपनी। इंडोर मैनेजमेंट का जो मेन पार्ट है वो आ गया, कंक्लूजन आ गया, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स आउटसाइडर्स अगेंस्ट द कंपनी। यहाँ बाहर वाले व्यक्ति, थर्ड पर्सन को यहाँ प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी को भी नुकसान हो, वैसा काम करना है, लेकिन हर बार कंपनी केस जीते ये जरूरी नहीं। कंपनी केस जीतने की कोशिश करेगी तो कौन से डॉक्ट्रिन को फॉलो करके केस जीतने की कोशिश करेगी, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को फॉलो करके केस जीतने की कोशिश करेगी। कि इन्होंने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पढ़ा ही होगा, उसके बेसिस पे हमने व्यवहार किया है, अगर वो नहीं पढ़ता है तो उसकी गलती, उसको पढ़ के हमारे साथ व्यवहार करना चाहिए था, ऐसा आर्ग्यूमेंट कंपनी कर सकती है इन द कोर्ट। जबकि बाहर वाला क्या आर्ग्यूमेंट करेगा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को लेकर कि आपकी इंटरनल प्रोसीडिंग्स में आपने ये काम करना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया, आपने नहीं किया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं हर ट्रांजेक्शन में, हर व्यवहार में आपके यहाँ आके देखने नहीं आने वाला हूँ कि आपने इंटरनल अफेयर्स यानी इंटरनल प्रोसीडिंग्स में ये काम किया है कि नहीं किया।
ऐसी आर्ग्यूमेंट्स बार वाला कर सकता है। और वो कौन सा डॉक्ट्रिन फॉलो करेगा? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब बात आ जाती है जजमेंट की, और जजमेंट जो होगा जज लेगा कि कौन सही है कौन गलत है, क्या फॉलो करना है क्या फॉलो नहीं करना है। एक लैंडमार्क केस है, वो देखते हैं आगे चर्चा में। इन प्रीमियर इंडस्ट्रियल बैंक वर्सेस कार्टल कंपनी लिमिटेड 1919 का केस है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में इसके कुछ वर्ड्स हैं, वो देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ द डायरेक्टर्स हैव पावर्स एंड अथॉरिटी टू बाइंड द कंपनी, बट इफ सर्टेन प्रिलिमिनरीज क्या होता है? प्रोसीडिंग्स, इंटरनल प्रोसीडिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी गॉन थ्रू ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी before that power can be duly exercised, then the person contracting with the directors is not bound to see that all those preliminaries have been observed. This is entitled to presume that he is entitled to presume that the directors are acting lawfully in all respect. डायरेक्टर्स को पावर, जैसा हम आगे चर्चा कर ही चुके हैं, डायरेक्टर्स को पावर आर्टिकल्स में से मिलते हैं, और जो भी प्रिलिमिनरीज यानी प्रोसीडिंग्स करनी होगी, वो प्रोसीडिंग्स डायरेक्टर्स ने की होगी। उसके लिए बाहर वाली व्यक्ति कोई देखने नहीं जाने वाले कि सच में उन्होंने सही तरीके से काम किया है कि नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए कि नहीं। इतना ट्रस्ट, इतना विश्वास बाहर वाली व्यक्ति डायरेक्टर्स पे रखती है। सो प्रिजम्पशन किया जा सकता है कि, क्या प्रिजम्पशन किया जा सकता है? दैट द डायरेक्टर्स आर एक्टिंग लॉफुली इन ऑल रिस्पेक्ट। उन्होंने कायदे से जो प्रोसीजर करनी थी वो प्रोसीजर की होगी। बाहर वाले ऐसा प्रिजम्पशन कर सकते हैं। This is called doctrine of indoor management. In other words, an outsider is not to take care of the management of the company and has a right to assume that things are in order. हर बार हर प्रोसेस के लिए आउटसाइडर कंपनी की मीटिंग्स में नहीं पहुंचेगा, कंपनी की इंटरनल प्रोसीडिंग्स में नहीं पहुंचेगा, और अलाउड भी नहीं होता है कि आप अंदर जा सकें। तो वहाँ पे वो एज्यूम करेगा कि सारी चीज़ें ऑर्डर में होगी, सारी चीज़ों का पालन किया गया होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए गए होंगे, और उसके बाद ही ये एक्टिविटी हुई होगी, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ होगा। और अब चलते हैं ट्रेडमार्क केस, लीडिंग केस, लैंडमार्क केस। ये केस की वजह से ही आज हम ये सिद्धांत पढ़ रहे हैं। यही वो केस है जिसकी वजह से ये सिद्धांत लागू हुआ। 1856 का ये केस है, बहुत पुराना केस है, 170 साल के आसपास पुराना केस है। ये रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टुरकुंड का ये केस है। ये टुरकुंड लॉ भी माना जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का दूसरा नाम है टुरकुंड लॉ, टुरकुंड रूल्स, जिसकी वजह से ही आज हम ये पढ़ रहे हैं। ये टुरकुंड की वजह से आज हम पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं टुरकुंड ने क्या गड़बड़ की है, या टुरकुंड के साथ क्या नाइंसाफी हुई है सिचुएशन के हिसाब से। The articles of the company provided that the directors would give a bond if authorized by resolution of the company. आर्टिकल्स के अंदर, ये जो रॉयल ब्रिटिश बैंक है, उनके आर्टिकल्स के अंदर ये प्रोविजन की गई थी कि कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं वो बॉन्ड इशू कर सकते हैं इफ ऑथोराइज्ड बाय रिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। रिसोल्यूशन पास करके कंपनी उनको अथॉरिटी देती है तो वो बॉन्ड इशू कर सकते हैं। बॉन्ड इशू करने की अथॉरिटी है, लेकिन ये अथॉरिटी तभी मिलेगी जब कंपनी रिसोल्यूशन पास करती है। अथॉरिटी वाला रिसोल्यूशन जब पास किया जाता है तभी वो बॉन्ड इशू कर सकते हैं, अल्टीमेटली ये बात। द डायरेक्टर्स गिव अ बॉन्ड टू टुरकुंड विदाउट पासिंग अ रिसोल्यूशन। देखिए डायरेक्टर ने क्या कांड किया, क्या गड़बड़ की। डायरेक्टर ने बॉन्ड इशू कर दिया मिस्टर टुरकुंड को, बाहर की व्यक्ति को, आउटसाइडर है, बाहर की व्यक्ति को बॉन्ड इशू किए गए विदाउट प्रॉपरली फॉलोइंग इंटरनल प्रोसीडिंग्स। इंटरनल प्रोसीडिंग्स नहीं की गई, आंतरिक कार्यवाही नहीं की गई, मीटिंग नहीं बुलाई गई, प्रोसेसिंग नहीं हुआ आगे का। क्या प्रोसेसिंग नहीं हुआ? मीटिंग बुलाना चाहिए था, सारे मेंबर्स प्रेजेंट होते और वो लोग कंसर्न देते, रिसोल्यूशन पास किया जाता, उसके बाद डायरेक्टर को पावर्स मिलते हैं कि वो बॉन्ड इशू कर सकते। लेकिन यहाँ कोई इंटरनल प्रोसीडिंग्स नहीं की गई। तो इस सिचुएशन में किसकी गलती है सर? वो गलती समझना है। द डायरेक्टर्स गिव अ बॉन्ड टू टुरकुंड विदाउट पासिंग अ रिसोल्यूशन. It was held that Turkund was entitled to assume that the resolution was passed. टुरकुंड ने मान लो आर्टिकल्स पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन टुरकुंड इतना तो एज्यूम कर सकता है ना कि कंपनी ने जो कार्य करना था कंपनी के मेंबर्स ने किया होगा, कंपनी कंपनी के ऑफिसर्स ने किया होगा। बॉन्ड इशू करने हैं तो उसकी जो भी प्रोसीजर होगी कंपनी ने फॉलो की होगी, फिर इशू किए होंगे। ऐसे थोड़ी ना इशू हो जाएंगे बॉन्ड्स भी।
ऐसा बाहर वाली व्यक्ति एज्यूम कर सकती है। तो वो टुरकुंड ने एज्यूम किया। टुरकुंड वाज एंटाइटल, उसका अधिकार है एज्यूमशन करने का कि भाई रिसोल्यूशन तो आपको पास करके ही काम करना चाहिए था ना, बिना रिसोल्यूशन पास किया आपने कैसे ये इशू कर दिया। मैं तो ऐसा ही एज्यूम करूंगा कि आपने इंटरनल प्रोसीडिंग्स की होगी, आप नहीं कर रहे हो और फिर इशू कर रहे हो, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई, मैं तो एज्यूम कर सकता हूँ। सो देयरफॉर द कंपनी वाज लायबल ऑन द बॉन्ड, और कंपनी को यहाँ पे टुरकुंड की जो लायबिलिटी बनती है पे करनी पड़ी। द कंपनी वाज लायबल फॉर द रॉन्ग एक्ट ऑफ द डायरेक्टर। द कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व दैट, कोर्ट ने आगे भी कुछ कहा डिसीजन के अंदर, डिसाइड किया गया, आउटसाइडर्स आर बाउंड टू नो द एक्सटर्नल पोजीशन ऑफ द कंपनी। इतना एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि एक्सटर्नल पोजीशन ऑफ द कंपनी आप समझ सकते हैं, सेंसेक्स देख के, उनकी बैलेंस शीट वगैरह देख के कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है, ये सब हम एक्सटर्नल पोजीशन हम देख सकते हैं। बट इंटरनली क्या हो रहा है हमको क्या मालूम। बट आर नॉट बाउंड टू नो इट्स इंडोर मैनेजमेंट। इंटरनल मैनेजमेंट इंटरनली क्या काम हो रहा है क्या काम नहीं हो रहा है, इतनी एक्सपेक्टेशन बाहर वालों से नहीं रख सकती है कंपनी। So thus the doctrine of indoor management is also popularly known as the Turkund rule. एग्जाम में पूछ लिया जाए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन तुर्कुंड रूल, तो आपको पता होना चाहिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात हो रही है। सम एमसीक्यू। अब हम चलते हैं एक्सेप्शंस। इस रूल के, इस डॉक्ट्रिन के एक्सेप्शंस क्या है। अब तक हमने कॉन्सेप्ट समझा, कॉन्सेप्ट की चर्चा हमने दो तरीके से की। हमने कंपैरिजन भी किया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के साथ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए मैंने आगे कंस्ट्रक्टिव नोटिस की चर्चा की थी पहले, उसके बाद हमने ये आखिरी जो डॉक्ट्रिन है इन दो डॉक्यूमेंट से जुड़े हुए उसकी चर्चा की। सो इन द फॉलोइंग केसेस अ पर्सन कैन नॉट क्लेम प्रोटेक्शन अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। एक्सेप्शन का यहाँ मतलब क्या है पहले वो समझ लो अच्छे से, कि एक्सेप्शन जब हम बात करते हैं तब ये जो सिद्धांत है इसको हम उपयोग नहीं कर सकते। हम यानी कौन उपयोग नहीं कर सकता, बाहर की व्यक्ति ये सिद्धांत का उपयोग कंपनी के ऊपर नहीं कर पाएगा, इस सिद्धांत का उपयोग करके अपना लॉस रिकवर नहीं कर पाएगा कुछ सिचुएशंस। यानी नीचे की जो हम सिचुएशन देखने वाले हैं इट इज इन फेवर ऑफ कंपनी एंड अगेंस्ट आउटसाइडर। नीचे के सिचुएशन में हमें कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ चीजों का हमें भी ध्यान रखना है। नॉर्मली जब भी जजमेंट लिया जाता है नॉर्मली कोर्ट के अंदर इट इज इन मेजोरिटी केसेस इन फेवर ऑफ कंपनी, कंपनी के फेवर में ज्यादा लिया जाता है। ठीक है, इसलिए हमें सतर्क ज्यादा रहना है, कंपनी को इतना सतर्क नहीं रहना जितना हमें सतर्क रहना है। सो अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं इट इज इन फेवर ऑफ कंपनी एंड इट इज इन अगेंस्ट ऑफ आउटसाइडर। यानी आउटसाइडर को इंसाफ नहीं मिलेगा, मीन्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनकी फेवर में जजमेंट नहीं आएगा अगर इन्होंने कोई गलती की है तो। अब गलती कैसी होगी वो समझ लीजिए। फॉर्जरी की गई है, जाली दस्तखत किए गए। फॉर्जरी का मतलब जाली दस्तखत करना, अथॉरिटी के बिना दस्तखत करना। द रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डज नॉट एक्सटेंड टू द ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग फॉर्जरी। जहाँ फॉर्जरी हुई है, फॉर्जरी का ट्रांजेक्शन हुआ है, व्यवहार हुआ है, वहाँ ये रूल लागू नहीं होता है। इस रूल की मदद से आउटसाइडर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, कुछ भी क्लेम नहीं कर पाएगा, उसे नुकसान भुगतने की बारी आई। He has to bear the loss, he has to bear the loss. The person whose signatures have been forged is not even aware of the transaction and the question of his consent being free does not arise. ज्यादातर इस सिचुएशन में क्या होता है, जिसकी जाली दस्तखत की गई है, जिस व्यक्ति की जाली दस्तखत की गई है उसे पता भी नहीं होता है कि उसकी जाली दस्तखत की गई है और उससे कंसेंट भी नहीं लिया गया है। तो भाई आपकी जगह मैं साइन कर दूं, ऐसा पूछ के साइन नहीं की गई है, उसको पता भी नहीं है और सिग्नेचर हो गई है, व्यवहार हो गया है, कोई सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, बॉन्ड इशू कर दिए कंपनी के, और कंपनी को भी पता नहीं है, यहाँ डायरेक्टर्स को भी पता नहीं है कि जाली दस्तखत करके किसी ने शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिए, बॉन्ड्स इशू कर दिए, डिबेंचर इशू कर दिए कंपनी के, तो कंसेंट के बिना काम हो रहा है तो वो फॉर्जरी हो जाएगा एक तरीके से। देर इज नो कंसेंट एट ऑल, देर इज नो ट्रांजेक्शन। जहाँ हमने पढ़ा है नो कंसेंट नो कॉन्ट्रैक्ट, कंसेंट के बिना कोई ट्रांजेक्शन, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है। अब इसके ऊपर एक केस की डिटेल देखते हैं। रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड 1906 का ये केस है।
The secretary of the company forged the signature of two of its directors required under the articles on a share certificate and issued the same. देखिए क्या कांड हुआ है। ये जो केस है, इस केस के अंदर सेक्रेटरी ने क्या किया है, कंपनी का जो सेक्रेटरी है उन्होंने जाली दस्तखत किए। और जाली दस्तखत किसके किए, सेक्रेटरी ने दो दो डायरेक्टर के जाली दस्तखत। और ये दो डायरेक्टर की साइन होनी चाहिए शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर, ऐसा आर्टिकल्स के अंदर लिखा गया है। रूल है कि जब भी कंपनी कोई भी सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, खास करके यहाँ स्पष्ट लिखा है शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रही है, तो उसके ऊपर डायरेक्टर्स की साइन होनी चाहिए। और डायरेक्टर्स की जगह पे किसने साइन कर दी है, ऑथोराइज पर्सन डायरेक्टर्स है, वो साइन करे तो चलता है, लेकिन फॉर्ज सिग्नेचर सेक्रेटरी ने किया, जाली दस्तखत किसी और ने किया, सेक्रेटरी ने किया, जिसको करने की अथॉरिटी सेक्रेटरी को नहीं है, वो काम उसने किया है। It was held that where a share certificate was forged by the secretary of the company and issued under the seal of the company, it cannot give any right to the holder thereof. तो होल्डर को यहाँ पे नुकसान भुगतने की पोजीशन में आ जाता है। और ऐसा जजमेंट दिया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे जजमेंट दिया गया है कि जिसने ये एक्सेप्ट कर लिया ना शेयर सर्टिफिकेट, वो मूर्ख बंदा है। वो इस जाली दस्तखत को चेक कर सकता था। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अंदर स्पेसिमेन सिग्नेचर होती है ऑथोराइज पर्सन की, तो उसकी सिग्नेचर है कैसी एग्जैक्टली, तो टैली भी कर सकता था। शेयर सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करने के बाद टैली भी कर सकता था, यहाँ एक्सेप्ट करते वक्त टैली कर सकता था, करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। तो आप इन सब चीजों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, नहीं तो लॉस सहन करने की बारी हमारी आ सकती है। ये सिचुएशन के अंदर जो है, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डज नॉट अप्लाई टू फॉर्जरी। इसी के इस केस के थ्रू ही ये रूल डिसाइड किया गया है, जहाँ पे जाली दस्तखत हुए और जहाँ पे आप सतर्क नहीं, आउटसाइडर सतर्क नहीं, तो उसको लॉस हो सकता है, और उस सिचुएशन में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का उपयोग नहीं हो सकता है। इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं मानी गई इस तरीके से। सो इट इज इन फेवर ऑफ कंपनी एंड अगेंस्ट आउटसाइडर, आउटसाइडर को लॉस हुआ। नॉलेज, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, सेकंड एक्सेप्शन पे चलते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन जो अगर कोई है तो वो ये है, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। आपको पता है कि कंपनी ने जो काम किया है वो इरेगुलरली काम किया है, मींस इंटरनल प्रोसीडिंग्स के अंदर कुछ गड़बड़ की है। जिस तरीके से इंटरनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए वैसी हो नहीं रही है। कभी नोटिस दी जा रही है मेंबर्स को, कभी नहीं दी जा रही, कभी मीटिंग बुला रहे हैं, कभी नहीं बुला रहे हैं, मीटिंग बुला रहे हैं, कुछ मेंबर्स आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, कंसर्न किसी का ले रहे हैं, किसी का कभी रिजोल्यूशन पास हो रहा है, कभी रिजोल्यूशन नहीं पास हो रहा है, यानी इरेगुलरिटीज, अनियमितता है। और इसकी नॉलेज वापिस थर्ड पर्सन को है, आउटसाइडर को है। उसके बावजूद भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है कंपनी के साथ, तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। जब आपको पता है, मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपको पता है कि एक बंदा, मिस्टर एक्स वाला बंदा, मिस्टर एक्स को पता है मिस्टर वाई इंसॉल्वेंट है, तो ये वैसे बंदे को उधार माल देना चाहिए? सर बिल्कुल नहीं देना चाहिए, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। वैसे ही ऐसी कंपनी के साथ व्यवहार नहीं करना है जिसकी इंटरनल प्रोसीडिंग्स में इरेगुलरिटी हो, जिसमें गड़बड़ हो रही है और आपको पता हो वापस, तो क्यों ऐसी कंपनी के साथ व्यवहार करें, क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारें? वैसे सिचुएशन में भी जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, ये अप्लाई नहीं होता है। सो द रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज नॉट एप्लीकेबल where the third person dealing with the company has actual or constructive notice, उसे पता है वापिस, regarding the non-compliance and irregularity of the internal proceedings prescribed by the articles of association। आर्टिकल्स के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, जो प्रोसीजर लिखी गई है, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा रहा है इस कंपनी के अंदर, तो क्यों ऐसी कंपनी के साथ व्यवहार करें? नहीं करना चाहिए ऐसी कंपनी के साथ व्यवहार जहां गड़बड़ हो इंटरनल प्रोसीडिंग्स में, जहां गड़बड़ की जा रही है। चलिए केस की डिटेल देखते हैं। मॉरिस वर्सेस कैंसन, 1946 का एक केस है, वेयर एक्स कंपनी लेंड्स मनी टू वाई कंपनी ऑन मॉर्गेज ऑफ इट्स एसेट्स without complying with the rules laid down in its articles, and where one of the directors of the two companies was the same। देखिए क्या सिचुएशन है, दो कंपनी है, एक एक्स कंपनी है और एक वाई कंपनी है। तो एक्स कंपनी ने जो है लोन दी है वाई कंपनी को,
ऐसे नहीं दिए, सिक्योरिटी लिए मॉर्गेज करके, एसेट को मॉर्गेज करके एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को लोन दी। लेकिन लोन की जो प्रोसीजर एक्स कंपनी ने करनी चाहिए थी वो नहीं की है। प्रोसीजर यानी जो आर्टिकल्स के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं उसके बेसिस पे इंटरनल प्रोसीडिंग्स करके जो प्रक्रिया करनी चाहिए थी वो प्रक्रिया पूरी नहीं की है। आधी अधूरी प्रक्रिया करके लोन दे दी है एक्स कंपनी ने वाई कंपनी को। अब कॉमन बात यह है कि एक्स कंपनी और वाई कंपनी का एक डायरेक्टर, ये दोनों कंपनी का एक डायरेक्टर कॉमन है। एक्स कंपनी में और वाई कंपनी में मिस्टर ए नाम का डायरेक्टर मौजूद है, दोनों कंपनी में मौजूद है। यानी डायरेक्टर को तो पता ही है कि क्या गड़बड़ हो रही है दोनों कंपनी में। एक्स ने वाई को लोन दी है, लेकिन एक्स ने इंटरनल प्रोसीडिंग्स को फॉलो किए बिना लोन दी है। और डायरेक्टर को पता है, डायरेक्टर ही तो कंपनी चलाते हैं। ऑफिशियल पर्सन को पता है कि गड़बड़ है। अब ऑफिशियल पर्सन को ही पता है गड़बड़ है, तो वहां पे इट वाज हेल्ड दैट इट मे बी प्रिज्यूम दैट एक्स कंपनी हैड नोटिस ऑफ इरेगुलर, एक्स कंपनी हैड द नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी। यानी एक्स कंपनी को पता है कि ये जो प्रोसीडिंग्स की गई है अल्टीमेटली, कि मान लीजिए वाई कंपनी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि ये अपनी एसेट मॉर्गेज करके लोन ले सकते हैं, ऐसा आर्टिकल्स में इनके रूल नहीं लिखा गया हो, फिर भी मॉर्गेज किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स कंपनी को इसके बारे में पता है। कैसे पता चला? एक डायरेक्टर तो दोनों में कॉमन है, तो एक्स की क्या प्रॉब्लम है वो पता है, वाई की क्या प्रॉब्लम है वो भी पता है डायरेक्टर को। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव नोटिस मिल चुकी है ऑलरेडी, और अगर ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कंपनी को पता है अगर कुछ भी नुकसान हुआ तो एक कंपनी दूसरे कंपनी पे केस भी नहीं कर पाएगी। आगे दूसरा केस देखते हैं, हार्वर्ड वर्सेस पैटर्न आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, 1888 का केस है। where the directors themselves lent to the company an amount in excess of the borrowing powers of the company without the consent of the shareholders in the general meeting। यहाँ क्या हुआ था? द डायरेक्टर्स themselves lent to the company an amount in excess of the borrowing power of the company। मान लीजिए बोरोइंग पावर कंपनी का है, यानी कंपनी को लोन लेनी है, तो कंपनी की बोरोइंग पावर मान लीजिए 1 लाख रुपए की है, और डायरेक्टर ने मान लो कि 2 लाख रुपए दे दिए। डायरेक्टर को तो मालूम ही अल्टीमेटली कि वो 1 लाख से ज्यादा की रकम कंपनी को नहीं दे सकती है, फिर भी डायरेक्टर ने मान लीजिए 2 लाख की रकम दे दी है, वो भी कंसर्ट के बिना, विदाउट द कंसर्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग। लोन देनी है कंपनी को तो वो लोन कंपनी को दे सकते हैं, और कंपनी को लोन ज्यादा मिल भी सकती है, लेकिन शेयर होल्डर की मीटिंग में कंसर्ट लेके ही हो सकता है, कंसर्ट लिए बिना नहीं। आर्टिकल्स के अंदर ये रूल रखा गया था कि कंसर्ट लेके कंपनी अपनी बोरोइंग पावर्स बढ़ा सकती है, लिमिट बढ़ा सकती है। 1 लाख की लोन की लिमिट रखी हो तो 2 लाख करनी हो, 5 लाख करनी हो, ये बढ़ा सकते हैं, लेकिन कंसर्ट लेके हो सकता है। कंसर्ट लिए बिना डायरेक्टरों ने कंपनी को लोन दे दिए, मान लीजिए 2 लाख की लोन दे दी। अब इसमें डायरेक्टर का फायदा है, पर्सनल बेनिफिट है, ब्याज मिलने वाला है। लोन दे रहा है तो फ्री में तो देगा नहीं डायरेक्टर, उसका पर्सनल बेनिफिट है, ब्याज मिलने वाला है। लेकिन उसने जो काम किया वो आउट ऑफ द लिमिट जाके किया है, आर्टिकल्स की उल्लंघन करके काम किया जो नहीं करना चाहिए था। इट वॉज हेल्ड दैट द डायरेक्टर्स हैड द नोटिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द बोरोइंग पावर्स ऑफ द कंपनी। उसे पता है कि लिमिट क्या है, कितनी लोन कंपनी ले सकती है, फिर भी उस लिमिट से ज्यादा लोन दिए। अपना फायदा देखा, पर्सनल बेनिफिट देखा, जो चलेगा नहीं। एक तरीके से इंटरनल प्रोसीडिंग्स जो होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। लोन दे सकता था वो, लेकिन वो सही तरीके से प्रोसेस करके लोन देता तो उसे फायदा होता। बल्कि यहाँ तो उसे नुकसान हो गया, 1 लाख की ज्यादा रकम लोन देके वो रिकवर भी नहीं कर सकता था। कंपनी वाज नॉट लायबल टू द एक्सेस अमाउंट लेंट बाय द। 2 लाख की लोन दे दी, 1 लाख मिल सकते हैं क्योंकि 1 लाख की लिमिट सेंक्शनड है। 1 लाख से ऊपर आप जितनी रकम दे रहे हो उसके लिए वो कंपनी लायबल नहीं है, ऐसा जजमेंट दिया गया। तीसरा एक्सेप्शन देखते हैं, एक्ट ऑफ एन एजेंट आउटसाइड द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। एजेंट अगर कोई कंपनी का है और उस एजेंट ने आउट ऑफ लिमिट जाके कोई काम किया है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। Where the act of an agent making the contract on behalf of the company falls outside the binding authority of the agent, the company will not be held liable। एजेंट को जो अथॉरिटी दी गई है उस अथॉरिटी के ऊपर जाके अगर वो कोई काम करेगा तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए एजेंट पर्सनली लायबल है। एक केस की डिटेल देखते हैं इसकी भी। इन क्रेडिट बैंक कैसल वर्सेस स्कैनकर्स, 1927 का केस है।
bank manager without having received any authority from the company and in fraud drew 7 bills on behalf of the company. बैंक मैनेजर को अथॉरिटी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अथॉरिटी, बैंक मैनेजर यहाँ पे एजेंट है, मान लीजिए, और ये एजेंट को अथॉरिटी नहीं थी दैट ही कैन ड्रू बिल्स, लेकिन उसने फ्रॉड करके 7 बिल्स ड्रॉ कर दिए, इशू कर दिए, वो समझ लीजिए. It was held that it was not within the authority of the manager to draw bills unless he had received actual authority. Authority authorized activity की होती ब्रांच मैनेजर ने एज एन एजेंट तो सही है, लेकिन अथॉरिटी के बिना काम किया तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है. इस पेमेंट के लिए कंपनी की लायबिलिटी नहीं है, बल्कि यहाँ पे ब्रांच मैनेजर पर्सनली लायबल माना जाएगा एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी. द कंपनी वाज नॉट बाउंड टू पे एनी अमाउंट on the bills which were due by the agent of the company, that is branch manager, क्योंकि उसने जो एक्टिविटी की है वो ऑथोराइज्ड एक्टिविटी नहीं, उसको अथॉरिटी नहीं थी. पॉइंट नंबर 4, चौथा एक्सेप्शन देखते हैं. एक्ट आउटसाइड अपरेंट अथॉरिटी. आउटसाइड अपरेंट अथॉरिटी, अपरेंट क्या होता है सर? विजिबल, दिखाई देता है कि कोई भी तरीके से ये बंदा ये काम नहीं कर सकता है, दिखाई देता है, फिर भी हम ऐसे बंदे के साथ व्यवहार करते हैं. The company is not liable. The company is not liable where an officer of the company does an act which apparently means visibly is outside his authority. दिखता है हमें कि ये जो ऑफिसर ऑफ द कंपनी जो एक्ट कर रहा है, ये एक्ट उसकी अथॉरिटी में आता ही नहीं. जिस व्यक्ति के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं वो ऑथोराइज व्यक्ति ही नहीं है, उसके साथ हम व्यवहार ही क्यों कर रहे हैं? ये तो बहुत बढ़िया केस है. आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशो एंड कंपनी, बैंकर्स लिमिटेड 1942. बहुत बढ़िया केस है. वेयर द आनंद बिहारी यानी कि एप्लीकेंट accepted a transfer of the company's property from his accountant, the transfer was held void as the applicant could not suppose that the accountant had authority to effect transfer of the company's property. अब ये एग्जैक्टली हुआ क्या? आनंद बिहारी लाल जो है, इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन किससे प्रॉपर्टी खरीदी? देखिए आप, अकाउंटेंट से प्रॉपर्टी खरीदी. अब क्या अकाउंटेंट जो है, अकाउंटेंट का काम प्रॉपर्टी बेचने का है, दिख रहा है, अपेरेंटली विजिबल, इसको किसी भी तरीके से अथॉरिटी नहीं मिली होगी. एक अकाउंटेंट का काम क्या है? टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट से जुड़ा हुआ उसका काम होता है. अब वो बंदा कंपनी की प्रॉपर्टी बेचने चल रहा है, और आनंद बिहारी जैसे व्यक्ति ने, आउटसाइडर ने, कंपनी के अकाउंटेंट के साथ ऐसा व्यवहार कर दिया. 100% ये टोटल ट्रांसफर, टोटल सेल हुई जो प्रॉपर्टी की हुई है, वॉइड है, ये वैलिड है ही नहीं. एक अकाउंटेंट से आप कैसे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? वो अकाउंटेंट वापिस कंपनी का अकाउंटेंट है, ऑफिशियल पर्सन नहीं है, उसको अथॉरिटी ही नहीं है. दिख रहा है, अकाउंटेंट का काम बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रेम करने का होता है, प्रॉपर्टी बेचने का नहीं होता है. तो द एप्लीकेंट कुड नॉट सपोज दैट, वो ऐसा सपोज भी नहीं कर सकता है द अकाउंटेंट हैड अथॉरिटी टू इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ द कंपनी. एक अकाउंटेंट को ये अथॉरिटी दी गई होगी कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी बेच सकता है, आप ऐसा एज्यूम भी नहीं कर सकते. करोगे तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, टोटल लॉस हो जाएगा, गया पैसा, यूं समझ लीजिए. आखिरी पॉइंट पे चलते हैं. नेग्लिजेंसी, लापरवाही, बेदरकारी. द रूल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज नॉट एप्लीकेबल where the irregularity in the affairs of the company could be discovered with proper inquiries and with ordinary diligence. आपको थोड़ा सा भी डाउट होता हो कि ये कंपनी के साथ व्यवहार तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे डाउट है कि ये कंपनी के अंदर जो आंतरिक संचालन किया जा रहा है, आंतरिक कार्यवाही जो की जा रही है, आंतरिक प्रक्रिया जो की जा रही है, इंटरनल प्रोसीडिंग्स जो की जा रही है, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है इस कंपनी के अंदर. थोड़ा सा भी ऐसा डाउट हो रहा है तो यू शुड डिस्कवर दैट विथ प्रॉपर इंक्वायरी. उसको खोजने का काम हमें करना चाहिए, थोड़ा सा इंक्वायरी करनी चाहिए, फिर व्यवहार करना चाहिए. ये तो हो सकता है हमें नुकसान हो जाए उस कंपनी से व्यवहार करके, एज अ क्रेडिटर, एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एज अ बैंकर. जिस पोस्ट पे आप, जिस तरीके का व्यवहार आप उस कंपनी से कर रहे हो, तो हम हमारा नुकसान बचाने के लिए एक बार थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो वो डाउट क्लियर करना चाहिए. वी शुड डिस्कवर द ट्रुथ इफ यू हैव एनी डाउट्स. नहीं तो हमारी नेग्लिजेंसी मानी जाएगी कि आपको थोड़ा सा भी डाउट था
कि कंपनी इंटरनल प्रोसीडिंग्स में थोड़ा इरेगुलर काम कर रही है, तो आपने एक बार चेक कर लेना चाहिए था, आपने चेक क्यों नहीं किया? तो आपने नेग्लिजेंसी दिखाई है, तो उसमें वहां पे आपको नुकसान हो सकता है। हैंस अभी तक हमने जितनी भी चर्चा की, इन ऑल द अबाउ 5 एक्सेप्शंस जो हमने चर्चा की, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कैन नॉट बी अप्लाइड। इन पांचों पांच सिचुएशन में ये सिद्धांत का हम उपयोग नहीं कर सकते, और ये कंपनी के फेवर में होंगे। ये पांचों पांच सिचुएशन में जजमेंट जो होंगे वो कंपनी के फेवर में होंगे। हमने तो केसेस के साथ देखा, सारे के सारे केसेस में कंपनी के फेवर में जजमेंट था, और लायबिलिटी जो थी वो किसके सिर पे चली जा रही थी सर? द लायबिलिटी वाज इन द हैंड्स ऑफ आउटसाइडर, यानी आउटसाइडर को लॉस भुगतना पड़ रहा था।